बात करते हैं वो फैक्टर्स जो कि डोज को अफेक्ट करते हैं एल्डरली मतलब बुढ़ापे में। डाइगोक्सिन का लो डोज दिया जाता है एल्डरली को, और बीटा एड्रेनर्जिक जो होता है वो लेस सेंसिटिव होता है रिसेप्टर। अब बीटा एड्रेनर्जिक दिया जाता है मुख्य रूप से एंटी हाइपरटेंसिव की कैटेगरी में। तो हमने ऐसा ड्रग्स दिया है बीटा एड्रेनर्जिक जैसे ड्रग्स को या उसके कैटेगरी को, तो उसके जो रिसेप्टर होते हैं बुढ़ापे में वो एल्डरली पेशेंट्स में वो काफी लेस सेंसिटिव हो जाते हैं। बात करें डाइगोक्सिन का भी, तो डाइगोक्सिन का लो डोज दिया जाता है एल्डरली में, क्योंकि डाइगोक्सिन काफी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। और एल्डरली में क्या होता है कि उनके बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं वो कम हो जाए, जैसे कि किडनी का फंक्शन, लिवर का फंक्शन। तो डाइगोक्सिन का डोज ज्यादा ना हो जाए उसके बॉडी में और कुछ एडवर्स इफेक्ट एसोसिएट ना हो, तो डाइगोक्सिन का डोज बहुत ही लो दिया जाता है अल्डर पेशेंट में। हम बात करते हैं यदि एडल्ट पेशेंट्स की, तो एडल्ट पेशेंट में देखते हैं कि डोज जो होता है जनरली नॉर्मल होता है। गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन भी नॉर्मल होता है। इन्फेंट्स में कम होता है, लेकिन एडल्ट्स में वो नॉर्मल तक पहुंच जाता है। तो एडल्ट्स में अलग फिजियोलॉजी रहती है, एल्डरली में अलग रहती है और इन्फेंट्स में अलग होती है। अब हम बात करते हैं सेक्स की। तो सेक्स में मेल और फीमेल दो तरह के सेक्स को हम लोग कंसिडरेशन करेंगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स सेक्सुअल फंक्शन को अफेक्ट करता है मेल्स में, मतलब पुरुषों में देखा जाए तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यदि कोई पुरुष कंज्यूम करते हैं रेगुलर रूप से, तो उनके सेक्सुअल एक्टिविटी जो है कुछ कम देखी जाती है। फीमेल हैव स्मॉलर बॉडी साइज, फीमेल का जो बॉडी साइज काफी कम होता है एज कम्पेयर टू मेल। तो इस कारण से भी ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स जो है जो फीमेल्स को दिया जाता है वो लेस कंसंट्रेशन में दिया जा सकता है, मेल्स को ज्यादा कंसंट्रेशन में दिया जा सकता है। दूसरा है कि फीमेल का मेंटल मेकअप भी अलग होता है, उनके सोचने का तरीका अलग होता है। इसी कारण से बहुत सारे ड्रग्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट होते हैं, जैसे कि डाइजेपाम से लेके एंटी डिप्रेसेंट जैसे ड्रग्स भी, तो फीमेल्स पे उसका अलग इफेक्ट होगा और मेल पे उसका अलग इफेक्ट देखा जाता है। कीटोकोनाजोल्स लॉस ऑफ लिबिडो करता है मेल्स में, पुरुषों में लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब सेक्स करने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। तो कीटोकोनाजोल जो है वो लॉस ऑफ लिबिडो करता है मेल्स में, सिर्फ पुरुषों में। लेकिन हम मेल और फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल्स में एक और टर्म आता है प्रेगनेंसी का। तो चलिए देखते हैं प्रेगनेंसी कंसिडरेशन भी फीमेल्स में। जीआईटी मोटिलिटी जो है रिड्यूस हो जाता है प्रेगनेंसी के समय में फीमेल्स में, उस कारण से ओरल अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो है वो भी कम हो जाता है। प्लाज्मा और ईसीएफ और वॉल्यूम एक्सपेंडर की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अल्बुमिन लेवल जो है वो डिक्रीज करता है, जिस कारण से एसिडिक ड्रग को बाइंड करने के लिए अल्बुमिन नहीं खूब मिल पाता, क्योंकि अल्बुमिन का लेवल कम हो गया है। नतीजा ये हो गया कि फ्री ड्रग जो है एसिडिक ड्रग वो ब्लड में आसानी से मूव करता है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और यदि अल्बुमिन होता तो ये एक स्टोरेज के रूप में काम करता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। रीनल ब्लड फ्लो जो है वो भी इंक्रीज होता हुआ दिखता है। तो पोलर ड्रग का एलिमिनेशन जो है वो काफी फास्टर देखा गया है। और इंजाइमेटिक इंडक्शंस भी ज्यादा होता है प्रेगनेंसी के समय में, ज्यादा से ज्यादा इंजाइम्स बनते हैं और उस कारण से ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है बहुत तेजी से हो जाता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है प्रेगनेंसी में, ये कुछ कंसिडरेशन किया गया है प्रेगनेंसी के समय में कि प्रेगनेंसी में इंजाइम्स इंडक्शन ज्यादा होंगे ताकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि वो ड्रग्स, हम बहुत तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ड्रग्स फीटस को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इस कारण भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म नेचुरल रूप से बढ़ भी जाता है। स्पेसीज की बात की जाए तो हम देख सकते हैं अलग अलग तरह के स्पेसीज है। तो ये स्पेसीज का क्या मतलब है, स्पेसीज में देखेंगे, पहले बात करेंगे रेबिट्स का। रेबिट्स रेसिस्टेंस देखा जाता है एट्रोपिन का, एट्रोपिन का जो इफेक्ट है वो रेबिट्स पे नहीं देखा जाता नेचुरली। लेकिन रेट और माइस रेसिस्टेंट देखे जाते हैं डिजिटली नामक एक ड्रग्स के, वो माइस और रेट पे रेसिस्टेंस होते हैं शुरू से। लेकिन रेट की बात की जाए तो वो क्यूरेट नामक एक ड्रग से काफी सेंसिटिव होते हैं एज कंपेयर टू केट। तो केट में क्यूरेट का कोई इफेक्ट नहीं देखा जाता, लेकिन क्यूरेट यदि रेट को दिया जाए तो मसल रिलैक्सेंट है क्यूरेट, उसके मसल को रिलैक्स कर सकता है, जिस कारण से रेट की मौत भी हो सकती है। तो क्यूरेट से रेट काफी सेंसिटिव है, लेकिन केट नहीं होता। ये अलग अलग तरह के स्पेसीज देख सकते हैं, जिसे हम प्रजाति भी कह सकते हैं। अब बात करेंगे रेस की। तो ह्यूमन रेस बहुत तरह के हैं, नेग्रोइड से लेके कोकिवाइड्स, मंगोलॉइड और स्टेरॉइड, बहुत तरह के रेसेस देखे जाए, यहाँ पे सिर्फ 4 का मैंने वर्णन किया है, लेकिन असल में वर्ल्ड में बहुत तरह के रेस है। तो आइए देखते हैं रेस जिसे हम कहते हैं नस्ल। तो ब्लैक्स को ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है ट्रोपिन का एज कम्पेयर टू अदर कोई रेसेस हो गया। तो मंगोल्स को जो होता है वो लो कंसंट्रेशन लगता है एट्रोपिन का। बीटा ब्लॉकर लेस इफेक्टिव होता है ब्लैक पेशेंट में या ब्लैक
तरह के रेस में, ह्यूमन रेस में, और इंडियन ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं थाई एसिटाजोल्स को एज कम्पेयर टू व्हाइट्स। तो व्हाइट्स में आएंगे अमेरिकन, हम कंसिडरेशन करते हैं व्हाइट्स में कि बहुत तरह के रेसेस यहाँ पे दिखाए गए हैं, 4 तरह के रेसेस। अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अटिपिकल स्यूडो कोलिन स्टोरेज प्रोलोंग करता है सक्सिनिल कोलिन एपनिया को। G6PD डिफिशियंसी यदि हो जाए तो G6PD डिफिशियंसी मुख्य रूप से जाना जाता है फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी को। G6PD डिफिशियंसी यदि कम हो जाता है तो NADPH भी कम बनता है, और NADPH कम बनने से आपके शरीर में फ्री रेडिकल ज्यादा बनेगा। तो G6PD डिफिशियंसी कम होने से फ्री रेडिकल ज्यादा बनेगा, और वो फ्री रेडिकल आरबीसी को जाके रेप्टर करेगा, जिसके कारण से हेमोलाइसिस होता है। कुछ ड्रग ऐसे हैं, प्रीमाक्विन, सल्फोनामाइड, डेप्सोन, क्विनिन, क्लोरोक्विन, नैलिडिक्सिक एसिड, ये कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग ड्रग। ये ड्रग्स आपके फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन को और कई गुना बढ़ा जाते हैं, क्योंकि ये जो रिड्यूस फॉर्म होता है NADPH, जो बहुत जरूरी होता है कि रिड्यूस फॉर्म ही किसी भी फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये ड्रग्स जो कि ऑक्सीडाइजिंग ड्रग है, उस रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADPH को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और इस कारण से आपका फ्री रेडिकल डेवलप नहीं हो सकते। इसके लिए आप ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री में HMP पाथवे को आप स्टडी कर सकते हैं G6PD डिफिशियंसी के लिए। एसिटाइल पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसमें आइसोनियाजाइड न्यूरोपैथी या प्रोकेनामाइड और हाइड्रोलाजिन इंड्यूस लूपस देखा जाता है एसिटाइलेटर पॉलीमॉर्फिज्म में। क्योंकि हम देखेंगे कि आइसोनियाजाइड का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एसिटाइलेशन के कारण होता है। तो एसिटाइलेशन पॉलीमॉर्फिज्म में आइसोनियाजाइड का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, और इस कारण से न्यूरोपैथी हो सकता है। उसी कारण से प्रोकेनामाइड और हाइड्रोलाजिन्स का भी एसिटाइलेशन ही होता है उसका मेटाबॉलिज्म से। तो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा क्योंकि वो एंजाइम्स अफेक्ट हो चुका है, तो उस कारण से एडवर्स इफेक्ट आएगा ल्यूपस। जेनेटिक्स में आगे बात करते हैं हम हेलोथेन से। हेलोथेन जो होता है किसी किसी में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज कर सकता है। इसका कारण होता है कि मसल्स में कैल्शियम के कंसंट्रेशन को ज्यादा वो रिलीज कर देता है, जिस कारण से मसल्स में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया मतलब वो बॉडी टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो मसल्स को डैमेज कर सकता है। शुरू से बात करते हैं रिप्रेशन ऑफ द प्रोफाइरिन सिंथेसिस बाय बार्बिट्यूरेट। तो बार्बिट्यूरेट जो होता है प्रोफाइरिन के सिंथेसिस को रिप्रेस कर रहा है, जिस कारण से एक्यूट इंटरमीडिएट प्रोफाइलिया होगा। CYP2D6 एबनॉर्मलिटी के कारण पुअर मेटाबॉलिज्म होगा बहुत सारे ड्रग्स का, जिसके कारण CYP3 उसका मेटाबॉलिज्म करता है। तो उसका ड्रग्स जो कि CYP2D6 पे डिपेंड है, उनका पुअर मेटाबॉलिज्म होगा। हेलोथेन से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। हाइड्रोक्सिलेशन यदि इनएबिलिटी होता है तो फेनेटोइन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और इस कारण से फेनेटोइन की टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ेगी। एबनॉर्मल यदि हो जाएगा मेटाबॉलिक बहुत सारे एंजाइम्स, तो ये जैसे कि क्यूमेरिन, तो क्यूमेरिन रेसिस्टेंस कॉज होगा क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, तो क्यूमेरिन एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंजाइम के कारण क्यूमेरिन भी एक्टिव नहीं हो पाता। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के रिस्पांस को अल्टर कर सकते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड, कार्सिनोजेंस, टोबैको स्मोक, ये सभी के सभी जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड जो कीट मारने की दवा होती है, कार्सिनोजेंस जिससे कैंसर होने की संभावनाएं हैं, टोबैको स्मेश करते हैं, या फिर टोबैको स्मोक के साथ साथ हम लोग ये चारकोल ब्रॉयलेड मीट मतलब चारकोल में सेका हुआ कोई मीट का कंजम्पशन करते हैं। ये सभी ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो ड्रग के इफेक्ट को बदल सकते हैं। टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को कब लेना चाहिए? जनरली ड्रग्स के लेने के कोई खास समय होता नहीं है, ऐसा सोचना हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो रात को ही लिया जाता है, और रात को इसलिए क्योंकि रात को लेने से, जैसे हिप्नोटिक ड्रग्स की बात की जिससे हमें नींद आती है, तो नींद लेने वाली जो ड्रग्स है वो रात को कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि रात को सबसे अच्छा इफेक्ट वो प्रोड्यूस करता है। सुबह में यदि हिप्नोटिक ड्रग को लिया जाए तो सुबह में उतनी इफेक्ट को वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा,
पहला तो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, सुबह में काफी हल्ला भी होता है, दूसरा रात को काफी शांत होता है। तो इस कारण से भी हिप्नोटिक्स का ज्यादा इफेक्ट आपको मिलेगा नाइट को, रात को। दूसरी बात कोर्टिकोस्टेरॉइड को, कि कोर्टिकोस्टेरॉइड को यदि सुबह के शाम में देते हैं तो पिट्यूटरी एड्रिनल सेपरेशन जो होता है बहुत ही लेस होता है। हम बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइडल ड्रग्स की जिसका एडवर्स इफेक्ट होता है पिट्यूटरी एड्रिनल्स पे, लेकिन ये सुबह के टाइम में देने पे पिट्यूटरी एड्रिनल सेपरेशंस को बहुत ही कम करता है, बहुत ही कम सप्रेस करता है। इसका कारण है सर्केडियन रिदम। हमारे बॉडी में सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग तरह का रिदम होता है, टाइम के हिसाब से ये रिदम चेंज होते रहता है। कोई ड्रग्स जो होता है सुबह में ज्यादा इफेक्ट देगा, शाम को कम इफेक्ट देगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जो सर्केडियन रिदम है उसके हिसाब से ड्रग्स का इफेक्ट भी चेंज होते रहेगा। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड को यदि सुबह देते हैं तो पिट्यूटरी एड्रिनल सेपरेशंस को कम से कम करता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत मायने रखता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का बिलीफ कैसा है, कैसा उसका विश्वास है, कैसा उसका एटीट्यूड है, या क्या पेशेंट के एक्सपेक्टेशन है। और मुख्य रूप से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को अफेक्ट करने वाले जो ड्रग है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्टिंग करने वाले ड्रग्स हो गए। जितने भी सीएनएस पे एक्ट करने वाले ड्रग है, चाहे वो सीडेटिव, हिप्नोटिक हो, एंटी डिप्रेसेंट हो, एंटी साइकोटिक ड्रग्स हो, ये सभी के सभी पेशेंट के बिलीफ पर, पेशेंट के एटीट्यूड पे और पेशेंट के एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करते थे। इसमें सबसे पहले नाम आता है प्लेसिबो का। प्लेसिबो, सपोज करो किसी भी पेशेंट को कोई भी बीमारी नहीं है, या प्लेसिबो कभी कभी हम क्लिनिकल ट्रायल्स में भी इस्तेमाल करते हैं मुख्य रूप से कि पेशेंट को ये बताने के लिए कि हमारा ड्रग्स, हम आपको ड्रग्स दे रहे हैं इस पार्टिकुलर डिजीज के लिए जो आपको महसूस हो रहा है। असल में प्लेसिबो एक इनर्ट सब्सटेंस होता है, जिसका मतलब होता है आई सेल, प्लीज मुझे माफ कीजिए। प्लेसिबो एक ऐसा इनर्ट सब्सटेंस है जो कि साइकोलॉजिकली वर्क करता है रेदर देन द फार्माकोलॉजिकली, और ये बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स दे सकता है जैसा एक्टिव सब्सटेंस, जैसा है कोई एक्टिव ड्रग। सपोज करो आपको कभी फील होता है कि मुझे कहीं पे दर्द हो रहा है और मैंने एक इनर्ट सब्सटेंस दिया और आपको ये विश्वास दिला दिया है कि ये ड्रग्स जो है वो बिल्कुल सही है और आपने उसी बिलीफ से उसे कंज्यूम किया है, तो हो सकता है कि आपके बॉडी में सही में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाए और वो न्यूरोट्रांसमीटर पेन को रिड्यूस कर दे। तो कभी कभी रिस्पॉन्स इक्विवेलेंट होता है किसी एक्टिव ड्रग्स के जैसा। प्लेसिबो का इस्तेमाल हम लोग डमी मेडिकेशंस में करते हैं, मुख्य रूप से क्लिनिकल ट्रायल्स में। जब हमें लगता है कि हमें कोई ड्रग्स देने की जरूरत नहीं है लेकिन पेशेंट डिमांड्स करता है, तो उस वक्त हमने एक प्लेसिबो देते हैं देखने के लिए कि पेशेंट का डिमांड सही है या गलत। और कभी कभी पेशेंट को कोई ड्रग की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, उस वक्त भी हम प्लेसिबो देते हैं। अब बात करते हैं नोसिबो की। प्लेसिबो जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट पे बेस्ड है, मतलब आपको यदि विश्वास है कि ड्रग अच्छा है तो बहुत अच्छा। लेकिन यदि आप बात करो कि निगेटिव एक्सपेक्टेशन यदि आ जाए और ट्रीटमेंट का या प्रोग्नोसिस का, तो पेशेंट का जो साइकोलॉजिकली फैक्टर है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हो सकता है पेशेंट में कोई एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, नॉन स्पेसिफिक साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। ये डिपेंड करता है पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस पे कि पेशेंट का जो निगेटिव एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे हमने बात की है निगेटिव एक्सपेक्टेशन की, प्लेसिबो में हमने पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, नोसिबो में हम लोग निगेटिव एक्सपेक्टेशन की। कि सपोज करो आपने किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन दिया, ठीक है, और उसको लगता है कि ये मेडिसिन जो है मुझ पे कुछ एडवर्स इफेक्ट देगा, उसने उसको कंज्यूम कर लिया, तो हो सकता है कि ये साइकोलॉजिकली रूप से कुछ वैसा ही प्रोड्यूस करे। इसी कारण से नोसिबो जो है वो निगेटिव एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड्स है। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल स्टेट्स जिससे कि ड्रग एक्शन जो है चेंज होता है, जैसे जीआईटी डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और थायराइड। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव डिजीज जिस कारण से ड्रग्स के इफेक्ट चेंज होते हैं। पहले बात करेंगे कॉलिक डिजीज में। कॉलिक डिजीज में आप यदि अमॉक्सिसिलिन लेते हो तो नॉर्मल कंडीशन की अपेक्षा देखा जाएगा कॉलिक डिजीज में अमॉक्सिसिलिन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है और इंक्रीज करता है सिफलैक्सिन के एब्जॉर्प्शन को और कोट्राइमोक्साजोल के एब्जॉर्प्शन को। उसी तरीके से अक्लोरोहाइड्रिया की बात की जाए, जब आपके शरीर में, जब आपके स्टोमक में एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो एस्प्रिन जो है उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि एस्प्रिन एक एसिडिक ड्रग है और अक्लोरोहाइड्रिया में एसिडिटी कम हो गया स्टोमक में, तो एसिड में ही एब्जॉर्ब होता है। लेकिन एसिड, चूंकि एस्प्रिन एक एसिड है, स्टमक में एसिडिटी कम हो गई है, वो बेसिक की तरफ चला गया है, तो एस्प्रिन का आयोनाइजेशन हो जाएगा
और इस कारण से उसका अब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा। बात करते हैं अब लिवर डिजीज की। लिवर डिजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर डिजीज किसी किसी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे हम बात करें कि इंक्रीज बायोएबिलिटी ऑफ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग। यदि कोई भी लिवर डिजीज हो गया है और कोई ड्रग लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो रहा है, लेकिन लीवर डिजीज में लीवर का मेटाबॉलिज्म करने की कैपेसिटी कम हो गई है। जो ड्रग पहले लीवर में ज्यादा अमाउंट में पहुंचता था और नॉर्मली उसका मेटाबॉलिज्म होता था, जिसे हम कहते थे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो उसकी बायोएबिलिटी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि लीवर अब उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर नहीं पाएगा और इस कारण से ड्रग्स की बायोएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लीवर अल्बुमिन को भी बनाने का काम करता है, तो अल्बुमिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ब्लड में और इस कारण से फ्री अमाउंट ऑफ ड्रग ज्यादा होंगे, क्योंकि अल्बुमिन कम होने से जो ड्रग अल्बुमिन पे बाइंड होते थे अब वो अल्बुमिन ना होने की वजह से बाइंड ना हो पाएंगे और फ्री फॉर्म में रहेंगे और उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो बेहतर है उस ड्रग्स को कम कंसंट्रेशन में ही दिया जाए। मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लिवर डिजीज में किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा और मेटाबॉलिज्म में जनरली हम देखते हैं कि ड्रग्स को वाटर सोल्यूबल फॉर्म में ज्यादा कन्वर्ट किया जाता है। जनरली बहुत सारे ड्रग्स जो है वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और उस कारण से वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो पाते हैं। तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म ही ना हो पाएगा, ड्रग्स जो होता है वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में ही कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, तो बॉडी से उसका एलिमिनेशन बहुत ही मुश्किल है। और प्रो ड्रग हम कभी कभी ऐसा डिजाइन करते हैं एक इनएक्टिव ड्रग की बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन चूंकि ड्रग को एक्टिवेट होने के लिए लिवर का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन लिवर डिजीज में मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा तो प्रो ड्रग जो है वो एक्टिव उतने नहीं हो पाएंगे जितने होने चाहिए, क्योंकि लिवर डिजीज में मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है, कम हो गया। लिवर डिजीज में सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग जो है सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ब्रेन का, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। डायरेटिक जो है वो मेंटल कंफ्यूजन कर सकता है। ओरल एंटीकोगुलेंट जो है वो प्रोथ्रोम्बिन डैम को इंक्रीज कर जाएगा। फिनाइलबुटाजोन या कार्बेनॉक्सोलोन जो है वो फ्लूइड रिटेंशन को इंक्रीज करेगा और मेटफॉर्मिन जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लिवर डिजीज की चर्चा की गई है और दूसरे तरफ बताया गया है कि उस कारण से उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा। किडनी डिजीज, किडनी की बात की जाए, यदि किडनी अफेक्ट हो जाता है तो भी बहुत कुछ अल्टर हो सकता है ड्रग के इफेक्ट को। सपोज करो किसी का किडनी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, उसके क्लियरेंस जो है अफेक्ट हो सके हैं, तो प्राइमरी हम लोग ड्रग्स का जो एलिमिनेशन है वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो हम बात करें कि एक ड्रग्स जो कि अनचेंज फॉर्म में बॉडी से बाहर जाता है, अनचेंज फॉर्म मतलब बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम होता है या नहीं होता है, ज्यादा अमाउंट वो अनचेंज जिस फॉर्म में हमने लिया था ड्रग्स को बॉडी में गया और उसी फॉर्म में वो बॉडी से बाहर जा रहा है। तो अनचेंज फॉर्म में यदि कोई ड्रग्स लिया जाता है तो क्लियरेंस यदि अफेक्ट होगा तो वो प्राइमरी अनचेंज ड्रग ज्यादा अफेक्ट होगा। यहाँ हम देखेंगे लोडिंग डोज सेम होगा और यहाँ पे मेंटेनेंस डोज जो है वो अफेक्ट किया जाएगा, उसे बार बार चेंज किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो किडनी डिजीज देखते हैं कि क्रिएटिनिन का वैल्यू कितना है। क्लियरेंस ऑफ द क्रिएटिनिन 50 से 70 ml पर मिनट होता है, तो डोज रेट को हम 1.5 टाइम्स रिड्यूस करेंगे। 30 टू 50 ml पर मिनट होगा तो डोज रेट को हम लोग 2 टाइम्स रिड्यूस करेंगे। 10 से 30 ml पर मिनट होगा तो डोज रेट को हमने 3 टाइम्स रिड्यूस करना है और 5 से 10 ml पर मिनट होगा तो डोज को हम लोग 6 टाइम्स तक रिड्यूस करेंगे। किडनी डिजीज में देखेंगे डिक्रीज अल्बुमिन लेवल, क्योंकि किडनी डिजीज में अल्बुमिन लेवल में डिक्रीज हो जाता है, तो बाइंडिंग ड्रग्स जो होता है जो कि अल्बुमिन पे बाइंड करता है, मुख्य रूप से एसिडिक ड्रग ही अल्बुमिन पे बाइंड करता है, तो बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी अल्बुमिन पे और परमिबिलिटी जो है ब्लड में ब्रेड की वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ड्रग्स का कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है किडनी के खराब होने के कारण, और वैसे ड्रग्स बार बार ब्लड ब्रेड को अफेक्ट करेंगे और परमिबिलिटी बढ़ा देंगे, जैसे ओपाइड्स, बार्बिटुरेट्स, फेनोथायाजिन्स, बेंजोडाइज़ेपिन जैसे ड्रग्स हैं जो किडनी डिजीज में ब्लड बैरियर में परमिबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पोस्चरल हाइपरटेंशन दे सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बॉडी से कम बाहर जाएंगे और जैसे ही आप अपना पोस्चर चेंज करेंगे, जैसे बैठ के उठेंगे या उठ के बैठेंगे किसी कुर्सी पे, तो आपको हाइपरटेंशन जैसा फील होगा। किडनी डिजीज में देखेंगे कि माइल्ड फेल्यूर और सीवर फेल्यूर में कौन कौन से ड्रग्स
नहीं देते हैं। यदि माइल्ड हल्का सा भी फेलियर हो गया ड्रग्स, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड, सिफेलैक्सिन, एथेम्बुटोल, वेंकोमाइसिन, एम्फोटेरेसिन भी, असाइक्लोविर और फ्लूसाइटोसिन, ये जितने भी ड्रग्स है काफी ज्यादा किडनी को डैमेज करते हैं। तो थोड़ा सा यदि किडनी में प्रॉब्लम आ चुका है, माइल्ड फेलियर आ चुका है, इन सारे ड्रग्स को सेवन बंद कर देंगे। लेकिन सीवियर फेलियर, थोड़ा ज्यादा और फेलियर हो चुका है, तो ये सारे ड्रग्स जो बाकी बचे हुए नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, सिफोक्टॉक्सिम, कार्बेनिसिलिन और कोटाइमोक्साजोल, इसका सेवन अब बंद कर देंगे, इसका टेकिंग जो है वो बंद कर देंगे। तो हम देखेंगे माइल्ड फेलियर में जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है वो ज्यादा टॉक्सिक होता है, और सीवियर फेलियर में जिसे बंद किया गया है मतलब बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, तो जो हल्का टॉक्सिक भी है उसे भी बंद कर देंगे। तो किडनी डिजीज में देखेंगे टेट्रासाइक्लिन एंटी एनाबोलिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और एसेंचुएट करेगा यूरेमिया को, जबकि NSAID और कार्बेनोक्सिलोन फ्लूइड का रिटेंशन करेगा और एडिमा बढ़ाएगा बॉडी में। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेक्टिंग जो है वो हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देगा, जिससे कार्डियक डिप्रेशन हो सकता है। हम जानते हैं कि पोटेशियम का लेवल जो है वो कार्डियक पे इफेक्ट दिखाता है, जिसकी चर्चा हम लोग कभी नेक्स्ट किसी चैप्टर में करेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए डोंट अचीव करेंगे, कंसंट्रेशन अचीव नहीं हो पाता है, ये अनअफेक्टेड होता है। तो यहाँ हमने देखा किडनी डिजीज में किस तरह से कौन सा डिजीज अफेक्ट होता है। उस तरह से बात करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, CHF में, तो डिक्रीज करेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट, यहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन जीआईटी ट्रैक्ट यदि अफेक्ट होता है, म्यूकोसल एडिमा होता है, स्प्लेंकिन वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, एग्जांपल है प्रोकेनामाइड और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। उसी तरीके से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में मॉडिफाई हो जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लीडिंग लोडिंग डोज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बहुत सारे ड्रग्स का, एग्जांपल है लिग्नोकेन और प्रोकेनामाइड। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डिक्रीज परफ्यूजन होता है और कंजेशन ऑफ लीवर होता है, इस कारण से बहुत सारे ड्रग का एलिमिनेशन रिटार्ड हो जाएगा, एग्जांपल है लिग्नोकेन और प्रोकेनामाइड। बात करते हैं थायराइड डिजीज की। थायराइड डिजीज की बात की जाए तो हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट मोर सेंसिटिव होता है डाइगोक्सिन, मॉर्फिन, सीनेस डिप्रेसेंट का, जिसमें थायराइड का कंसंट्रेशन कम होता है तो ज्यादा सेंसिटिव होगा, इन सब ड्रग्स को थोड़ा कम करके दिया जाएगा। हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट में ज्यादा रेसिस्टेंस होगा आइनोट्रोपिक एक्शंस, लेकिन डाइगोक्सिन का जो अरिथमिया एक्शंस है उससे सेंसिटिव। यहाँ पे दो तरह के एक्शंस बताया गया डाइगोक्सिन का, एक है आइनोट्रोपिक एक्शंस और एक अरिथमिया। एक ही ड्रग्स में दो एक्शंस प्रोड्यूस हो सकते हैं सेम पेशेंट। तो आइनोट्रोपिक एक्शन प्रोड्यूस करता है वो रेसिस्टेंस देखा जाएगा, लेकिन अरिथमिया एक्शन जो है वो ज्यादा देखा जाएगा हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट में। कुछ बात करते हैं अदर डिजीज में, लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा विश्राम लेंगे।